इस देश के लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं है कि चुन चुन कर प्लेटफॉर्म्स को यह कहा जा रहा है कि असलियत मत दिखाइए, असलियत को छुपाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर छापे मारेंगे, तुम्हारे दफ्तरों को बंद कर देंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, क्या वाकई में अब राहुल गांधी का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाने लगी है? राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, अब किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर एक के बाद एक कई मानहानि के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिससे सीधे सीधे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जहां एक और कानूनी प्रक्रिया बताती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस के नेताओं का ये सीधे सीधे दावा है कि राहुल गांधी से अब बीजेपी घबरा चुकी है और इसीलिए लगातार उनके ऊपर मानहानि के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ 9 मई को एक याचिका दाखिल की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई एक कार्यकर्ता की तरफ से। इस मामले में राहुल गांधी के साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के ऊपर भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई भी होनी है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या वाकई में राहुल गांधी कोई ऐसा बयान देते हैं जिसे वाकई में मानहानि माना जाए? क्योंकि राहुल गांधी इकलौते कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर 10 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मानहानि के मुकदमे हैं। और ये मानहानि के मुकदमे उन लोगों के द्वारा दर्ज नहीं कराए गए जिन्हें लेकर के बयान दिया गया, बल्कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कहीं समर्थक तो कहीं कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ बयान दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से दिग्गज नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अब राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो रहे मानहानि के मुकदमों को लेकर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है सुप्रिया श्रीनेत? आप भी जरा सुन। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। और 56 इंच की छाती डरती इतना ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वो डरते इतना ज्यादा है कि कोई सवाल पूछ ले तो नौकरी खाने पर आमादा है। अभी थोड़े दिनों पहले अमेठी में सबने देखा, स्मृति ईरानी जी जा रही थी, पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, 12 घंटे से अंदर में पत्रकार की नौकरी खा ली। बड़ा संतोष आया होगा, बड़ी संतुष्टि आई होगी। नौकरी एक बना नहीं सकते लेकिन खाने में सबसे आगे रहते हैं। और डरते इस कदर हैं कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इनकी कलई खोलने लगती है, संसद में इनका पर्दाफाश करती है, उसको षड्यंत्र रच के संसद से निकालने का काम किया जाता है। और हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं। लेकिन ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं ये वाकई में भयावह हैं, ये डरावने हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी, जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। और क्यों डरते हैं मोदी जी? क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है, और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। मैं मोदी जी की यह असलियत है सरकार की। एक और असलियत है और उस पर संक्षिप्त में बात करके आपके सवालों का जवाब देंगे हम, और यह असलियत है डेटा ब्रीच की। कल एक बड़ी खबर आई कि कोविन का जो डेटा था, आप सबको याद होगा कोविड काल के दौरान अगर वैक्सीन चाहिए थी तो एक ही तरीका था, कोविन पर जाइए,
अपना फोन नंबर, अपना आधार या पासपोर्ट या सेंसिटिव डेटा भरिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता था, आपको जाकर कोविड की वैक्सीन लग रही थी। और एक बात यह भी सच है कि एक ही फोन पर हो सकता है अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, संबंधियों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया था। पता चलता है कि यह डेटा सरेआम लीक हो रहा है। टेलीग्राम का एक बॉट लगातार यह डेटा लीक कर रहा है, और डेटा लीक बड़े बड़े नेताओं का हुआ, भाजपा के भी नेताओं का हुआ, श्री चिदंबरम का हुआ, विपक्ष के और लोगों का हुआ, डीएमके के नेताओं का हुआ। लगातार पता चल रहा है कि यह डेटा कैसा लीक हो रहा था। सारा डेटा अवेलेबल है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या पासपोर्ट नंबर है, क्या आधार आईडी है, सारा डेटा लीक हो रहा है। और सरकार का डिफेंस आप सुन लीजिए क्या है। सरकार के जो आजकल सबसे बड़े विश्वगुरु बने हुए एक और मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनका डिफेंस क्या है? नहीं नहीं, ये कोविन डेटा लीक नहीं है, ये कोई पहले का डेटा कोविन का लीक हुआ था, उसका ब्रीच हुआ था, वहां से आ रहा है। तो हमारे कुछ सवाल हैं इस पर। जो पहले का डेटा लीक, जिसको अलेज्ड ब्रीच एंड स्टोलन डेटा कहा जा रहा है, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई कार्रवाई की थी? यह पब्लिक क्यों नहीं किया गया कि वो कौन सा डेटा था? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी गई? ये कहां से डेटा लीक होता है? कैसे एक थर्ड पार्टी टेलीग्राम पर सिर्फ नंबर डालने से सारा डेटा मिला जा रहा है? क्या है यहां का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? लगातार सरकार आपका डेटा बटोरने की कोशिश करती है, क्या वो कोविन ऐप हो, क्या वो उमंग हो, क्या वो डिजी यात्री हो, लगातार लोगों का डेटा लिया जाता है। आप डेटा लेते क्यों है जब आपसे डेटा संभलता नहीं है? यह पहली बार तो उल्लंघन है नहीं। और एक बात यह भी सच है कि 2017 में इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, इस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने डेटा को राइट टू प्राइवेसी बताया था। उस राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है? सरकार ने कमिटी बना दी, सरकार ने कंसल्टेशन किया, अब फिर से पूरा कालचक्र शुरू हो रहा है डेटा के कानून का। तो सवाल यह कि यह डेटा गया कैसे कोविन ऐप से, किसके पास गया, और सरकार की क्या जिम्मेदारी? क्या सरकार यह कहकर बच जाएगी कि पुराना डेटा था, तो वो पुराना डेटा कैसे लीक हुआ? सो कहीं ना कहीं यह प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से साफ है, अपना काम संभल नहीं रहा है, और जहां पर आपकी कलई उधेड़ी जाएगी वहां पर दमन किया जाएगा। अपना डेटा संभल नहीं रहा है, लेकिन किसानों की असलियत ना बाहर आ जाए, किसान कानून जो बने थे उसकी असलियत ना बाहर आ जाए, तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को, किसानों के आंदोलन को दिखाने वाले अकाउंट्स को बंद करने के लिए दबाव बनाया गया, और बंद भी हुए। यह दबाव बनाया गया कि कैसे राहुल गांधी जी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए और कैसे वो अकाउंट डोरमेंट रहे। 6 महीने तक सब्सक्राइबर ग्रोथ ना होना, आप सोच सकते हैं। और जैसे ही खबर बाहर आने वाली थी, सब्सक्राइबर ग्रोथ लगातार होती गई, उछाले मारने लगी। और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र पर प्रहार है, और मीडिया के भी बहुत सारे साथियों को उस पर आपत्ति होती है, तो ज्यादा दूर नहीं देखना है। जैक डॉर्सी का ये 40 सेकंड से कम की जो बाइट है, 40 सेकंड से कम का जो वक्तव्य है, उसी को सुन लीजिए और सारा सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। I will very briefly make a statement in English on this. This is an extremely important matter. Twitter has become a platform for expressing public opinion. It is also a platform where news is generated. It is also a platform where common citizens in this country can voice their concerns, their opinions, and what's ailing them. And the founder and former CEO of Twitter, Jack Dorsey, has today made it evidently clear, and he has nothing to lose or gain here, by the way, before the government jumps in. He asserts that when the farmer agitation was happening in India against the 3 farmer laws, the Modi establishment, the Modi government pressurized Twitter to block accounts that were showing farmer protests. Otherwise, they would be raided, their employees would be raided, and Twitter would be shut down in India. I wasn't expecting the government to say anything else. There is no other defense other than saying that Dorsey is lying. What does he have to gain through lying or not lying or telling the truth? But the government has a lot to gain through lying. And it all ties up together. It all ties up because if you remember in May 2021, when the farmer agitation was at its peak, the BJP fake news factory and multiple leaders had tweeted a concoction of their brainchild, some alleged toolkit, which was tagged as manipulated media.
And Twitter was then raided on the 24th of May 2021. Do you understand why that happened? It happened because the idea was to suppress the farmer agitation. The idea was to send out a message that anybody standing with the farmers or showing their movement will be suppressed like this. But what is the Prime Minister so scared about? And why should the Prime Minister of this country be scared of a girl who's a climate activist at the age of 21? Why should the Prime Minister squirm at the sight of Rihanna or at a statement made by Greta Thunberg or any voice that comes in from alternate media, whether it's Newsclick or Wire or News Laundry or the Quint or any such agency, or the Dainik Bhaskar or the Bharat Samachar, anybody exposing the government and asking uncomfortable questions will be raided, will be humiliated, and will be pressurized into submission. And last but not the least, it is evidently clear that opposition voices are regularly suppressed at the behest of the Modi government. If you remember, in August 2021, the Twitter account of Shri Rahul Gandhi ji was blocked. And from August 2021 to February 2022, for a period of 6 months, there was no subscriber growth in his account. It was only when the Wall Street Journal wrote to Twitter that they were going to do a story about the account suspension and the dormancy in growth of subscribers, is suddenly when that shadow ban was lifted and his subscribers saw multiple times more growth. Why should I not say today that this happened at the behest of the Modi government? Why should I not say that the Modi government got this done? And they also hashed a conspiracy because Mr. Gandhi, after walking 4,000 kilometers in this country, was showing the government a mirror. They hashed a conspiracy to oust him from parliament. But this manipulation of social media platforms or media at large is what ails Indian democracy. The mother of democracy is seeing a murder of democracy in broad daylight, and people are being coaxed into submission. And that is what weakening of democracy is. I will also very briefly speak about the data breach that has happened in CoWIN. The most feeble response from the government was, but the most bizarre, which has actually opened up Pandora's box. The Minister of State for Technology and Information and Technology and Electronics has come on record to say that this breach is to a previous data breach and stolen data. Telegram bots are giving out sensitive information because you had registered sensitive information on the CoWIN app. Data for Mr. Chidambaram, for Ms. Kanimori, for KTR, for various opposition leaders, Derek O'Brien, everybody's data has been found online. And guess what? The data of R.S. Sharma, who vouched for the safety of the CoWIN app, is also found there along with his passport number. And the government's defense is that this is a previous breach. Did you report the previous breach? When did the previous breach happen? Do we know who's using this data? What is this being used for? How did a third party get access to this? Each time you lie, you open a Pandora's box. So the reality is that you cannot keep the data of crores of Indians safe, but you want to point fingers, you want to coax platforms into submission because they show you the truth. But the reality also is that all platforms, each and every platform of this country available to us, will be used to show you the mirror of exposing you, of telling the truth. And come what may. We are willing to pay any price for this. But what has happened is that 140 crore Indians today feel embarrassed, today feel ashamed that an elected government, a prime minister so rattled by the truth, tells a social media platform to not show the farm. देखा आपने किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ये साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो लगातार मानहानि के मुकदमे दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी सिर्फ एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम इस वक्त राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। वरना यूं तो भारतीय जनता पार्टी भी बयान देने में कुछ कम नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी को कभी पागल, कभी कमजोर मानसिक स्थिति का भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तो राहुल गांधी को आगरा के पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी सलाह दे दी। क्या ये मानहानि नहीं है?
क्या ये राहुल गांधी के कहीं ना कहीं चरित्र पर जिस तरीके से वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या राहुल गांधी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते? लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एक के बाद एक मानहानि के मुकदमे दर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ इशारा करे कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उस आईने में अपनी शक्ल को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये मंत्री, और इसीलिए लगातार राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि के मुकदमे दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मानहानि के इन मुकदमों को आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।